हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन में। तो अब तक पिछले लेक्चर में हमने सेट नंबर 2019 के तीसरे सेट में जो हमने 3 क्वेश्चन शुरू के कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है उससे आगे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। आज हमारा खंड है द। ठीक है, खंड कौन सा है? द। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, इसमें लिखा है नोट गेट का प्रतीक क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है और इसकी सत्यता सारणी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोट गेट होता क्या है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इस लॉजिक गेट में एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है और इसे नोट गेट कहते हैं। यानी ऐसा गेट होता है जिसमें एक इनपुट रखा जाता है और एक आउटपुट रखा जाता है। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है निवेशी और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत। तो देखिए ये है हमारा नोट गेट का प्रतीक। ठीक है, नोट गेट का प्रतीक है। इसमें एक तो क्या है निवेशी और एक क्या है निर्गत। इसे बोलते हैं, एक को हम जो इसके अंदर प्रवेश करता है इसे बोलते हैं इनपुट और जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, और ये ऐसा गेट का क्या है प्रतीक। तो प्रतीक आपको समझ में आ गया होगा प्रतीक क्या है इसका, ये है इसका प्रतीक। इसके बाद इसमें कहा था बुलियन व्यंजक। तो ये जो लिखा है ये क्या है इसका बुलियन व्यंजक। ठीक है, यानी जो ए है और नॉट इक्वल्स ए, ये जो ऊपर ए के ऊपर ये जो लगा है बार, ये होता है नॉट इक्वल्स। ठीक है, यानी यदि आप ए को एक बार 0 रखते हो तो y मिलेगा आपको 1। यदि आप ए को एक बार 1 रखते हो तो y मिलेगा आपको 0। ठीक है, यानी कभी भी ए जो है वो y के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका परिपथ है किस तरीके से कार्य करता है। इसमें क्या है, एक बैटरी होती है, बैटरी के श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो बल्ब है बल्ब के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं स्विच ए के द्वारा। ठीक है, तो कार्य किस तरीके से करता है देखिए, इसमें लिखा है इसकी कार्यविधि। नोट गेट की क्रिया पद्धति को चित्र में प्रदर्शित किया गया, यानी इस वाले डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। परिपथ की सहायता से समझाया जा सकता है। इस परिपथ में एक बल्ब वाई को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो वाई बल्ब है इसे बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा स्विच ए को बल्ब के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये जो स्विच है इसके बल्ब के समांतर क्रम में से जोड़ दिया है। स्पष्ट है कि स्विच ए को खोलने या बंद करने पर जो प्रभाव है वो बल्ब वाई पर देखने को मिलता है। यदि इसे आप ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो इसका प्रभाव किस पर देखने के लिए मिलेगा, बल्ब पर। इसमें क्या लिखा है फिर, अर्थात स्विच ए निवेशी तथा वाई निर्गत है। यानी स्विच ए को क्या मान लिया हमने, निवेशी। ठीक है, और वाई को क्या मानना है, निर्गत। जब स्विच ए खुला है यानी ऑफ है, खुला का मतलब क्या है, ये ऑफ है, यानी यहाँ पर टच नहीं है तो इसे बोलेंगे हम ऑफ है। यानी इसका मतलब क्या है, ए बराबर 0 है। स्विच खुला है यानी ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर क्या है, 0। तो बल्ब में धारा प्रवाहित होती है अतः बल्ब जलता रहता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, ये जो आपका स्विच है यदि इसे स्विच को आप क्या कर दोगे, यहाँ से ऑफ रखोगे, स्विच को ऑफ रखा, ऑफ का मतलब इसे आपने खुले रखा, तो जो वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी और बल्ब में वैद्युत धारा जाएगी और बल्ब क्या होगा, जलेगा। यानी आपने ए को रखा ऑफ, ऑफ का मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, 0। तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, यानी ए जो है वो वाई के इक्वल्स नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्विच को कर देंगे यहाँ से ऑन, यानी बंद कर देंगे। तो बंद करने पे क्या होगा, जो करंट होगा बैटरी का जो यहाँ पर हो जाएगा, जितनी भी एनर्जी इस प्रतिरोध के द्वारा खर्च कर ली जाएगी। अब आगे विद्युत करंट प्रभावित नहीं होगा, तो इसी वजह से क्या होगा, बल्ब का जो वाई सिग्नल है वो कैसे मिलेगा हमें, 0। और एक को हमने क्या रखा है, ऑन, तो ये कैसे मिलेगा हमें, 1। ठीक है भाई। तो इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है इसमें, जलता रहता है अर्थात निर्गत y बराबर 1 होता है। इसके विपरीत जब स्विच ए को बंद यानी ऑन कर देते हैं अर्थात ए बराबर क्या हुआ हमारा 1, इसे हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया यानी बंद कर दिया, तो ए बराबर क्या होता है हमारा 1। तो बैटरी क्या लिखा है, लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे बैटरी के सिरों का विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः बल्ब में धारा शून्य हो जाती है, यानी बल्ब में वैद्युत धारा ही नहीं प्रवाहित होने की, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, अर्थात बल्ब बुझ जाता है, जिससे वाई बराबर क्या मिलता है हमें, 0 मिलता है। अतः क्या लिखा है, अतः इस परिपथ में हम पाते हैं कि यदि ए बराबर आप 0 रखते हो तो वाई बराबर क्या मिलता है, 1। यदि आप ए यानी निवेशी को 1 रखते हो तो निर्गत क्या मिलता है, 0। यही नोट गेट की विशेषता है, अर्थात उपयुक्त परिपथ नोट गेट का तुल्य परिपथ है। यानी जो आपको ऊपर परिपथ दिखाया गया है किसका परिपथ है, नोट गेट का परिपथ है।
ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी आप सत्यता सारणी और जो इसका पूरा चित्र है एक बार फिर से देख लीजिए। ये है इसका डायग्राम, ठीक है। ये होता है इसका प्रतीक, ठीक है। ये होता है इसका बुलियन व्यंजक और ये क्या है इसकी सत्यता सारणी। ये वाली क्या है सत्यता सारणी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात दिया है 1:200। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रतिवर्ती धारा के मेंस से जोड़ दिया जाता है तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। यानी एक उच्चाई ट्रांसफार्मर दिया है, उसमें जो पहली और जो दूसरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या दे दिया आपको, यानी अनुपात दिया है उनका 1:200। और कहा है यदि इसे 200 वोल्ट और 2 एम्पियर की प्रतिवर्ती धारा के मेंस से जोड़ दिया जाता है, यानी ये क्या है प्राथमिक कुंडली, ठीक है। जिससे हम जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर को क्या था प्राथमिक कुंडली, जिससे हमें करंट मिलता है और जिससे करंट निकलता है ट्रांसफार्मर से उसे बोलते हैं द्वितीय कुंडली, ठीक है। तो यानी हमें प्राथमिक कुंडली के लिए 200 वोल्ट दिया है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमसे पूछा दूसरी कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी। तो यानी हमें क्या क्या दिया है इसमें देखते हैं। NP/NS का वैल्यू दिया है हमें 1:2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं NP/NS बराबर 1/200। VP जिस कुंडली से हमने जोड़ा था, ठीक है, वो क्या था प्राथमिक कुंडली का विभव कितना है 200 वोल्ट और जो उससे हमें धारा मिल रही थी, धारा कितनी मिल रही थी भाई 2 एम्पियर की विद्युत धारा मिली थी। तो हमें जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली से जो हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी उसका वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला परिणामन अनुपात का फॉर्मूला। तो देखिए परिणामन अनुपात का फॉर्मूला होता है NS/NP बराबर VS/VP। तो अब NS देखिए जो ऊपर था आपका NS की जगह पर क्या लिखा था, NS की जगह पर लिखा था 200 और NP की जगह पर क्या लिखा था 1। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे NS की जगह पे लिख दिया 200 और NP की जगह पे लिख दिया 1। VS हमें निकालना है, दूसरी कुंडली का हमें विभव नहीं पता। पहली कुंडली का हमें विभव दिया था कितना 200, ठीक है। तो इनकी आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 कितना हो जाएगा, इनकी आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो ये कितना हो गया 200 आपका 40,000, ठीक है। तो जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली का हमें वोल्टेज पता चलेगा कितना है 40,000। अब हम फिर से परिणामन अनुपात का ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए परिणामन अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, पुनः परिणामन अनुपात का फॉर्मूला होता है हमारा R = VS/VP बराबर IP/IS। क्या होता है VS/VP बराबर IP/IS, ठीक है। VS का वैल्यू हमने अभी निकाला था कितना आया था 40,000। VP हमारे पास कितना है 200, ठीक है। और IP यानी प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत धारा थी कितनी थी 2 एम्पियर। सेकेंडरी जो हमारी कोइल थी यानी द्वितीय कुंडली उसमें हमें विद्युत धारा निकालनी थी, ठीक है। हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। ऊपर कितना बचा 400/2 यानी कितना हो गया 200। तो ये आ गया 200/1, ठीक है। इधर क्या आ गया 2 बटा कितना आ गया भाई 2/IS। तो हमने क्या करा ये 200 है, इसे 200 को नीचे ले आई और IS को हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो IS बराबर कितना हो गया 2/200 यानी 2 से हम इसे काट दें कितनी बार कटेगा 100 बार। तो ये आ गया 1/100, ठीक है। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर। तो जो दूसरी कुंडली है उसमें हमसे धारा पूछा था, तो दूसरी कुंडली में विद्युत धारा कितनी होगी 0.01 एम्पियर विद्युत धारा होगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है गे। इसमें कहा है किसी प्रिज्म के लिए I तथा डेल्टा वक्र खींचिए तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर sin A प्लस डेल्टा अपॉन क्या ना था 2, ठीक है, अपॉन 2 और बटा sin A/2 होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला कहा वक्र खींचिए। किसके बीच में I के और डेल्टा के बीच में। I क्या होता है आपतन कोण, ठीक है, और डेल्टा क्या होता है विचलन कोण। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है, ग्राफ ये रहा, ठीक है। ये है आपका विचलन कोण इस वाली साइड में y अक्ष पर और जो है x अक्ष पर क्या है आपतन कोण। यानी एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का हमें न्यूनतम वैल्यू भी दिखाना है। तो आपतन कोण पर जो विचलन कोण है, विचलन कोण का न्यूनतम वैल्यू ये है, ये वाला न्यूनतम वैल्यू, ठीक है। यही हमसे पूछा था, इस ग्राफ में ये चीज़ भी दिखानी है। तो ये ग्राफ है, ये बहुत बार पूछा गया ग्राफ है, ठीक है, इसे अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद हमसे कहा ये फॉर्मूला भी सिद्ध करके दिखाना है कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक है म्यू बराबर sin A प्लस डेल्टा m अल्पतम विचलन की स्थिति में अपॉन 2 और बटा sin A/2 होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक प्रिज्म बनाना है। तो देखिए प्रिज्म कैसा है, ये है आपका एक प्रिज्म, ठीक है।
इस प्रिज्म में हमने एक प्रकाश किरण गुजारी है, ये है प्रकाश किरण PQ, ठीक है। ये अपवर्तक पृष्ठ A और B पे आकर के गिरी है। और ये क्या है आपका DF क्या है, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब क्या आता है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री पे जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, अभिलंब, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है ये वाला DF और ये है आपतित किरण, ठीक है, PQ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण I, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जो है हमारी, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार है AB, इसके कैसे हो गए, बिल्कुल समांतर, और समांतर होने के बाद इस तरीके से फिर से निकल जाती है प्रकाश किरण RS, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो आपका अंदर का एंगल है, ये है आपकी प्रकाश किरण, इस तरीके से गई है, ठीक है। ये है आपकी प्रकाश किरण और ये है अभिलंब, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन, तो अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है उसके बीच का कोण क्या होता है, उसके बीच का कोण होगा R, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये प्रकाश किरण निकली है तो ये क्या है आपका अभिलंब, अभिलंब कौन सा है यहाँ पर, GF, ठीक है। और ये होगा निर्गमन कोण, या इसको बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है। ये आपका निर्गमन कोण। तो ये वाला जो प्रकाश किरण है, इस तरीके से जो प्रकाश किरण जा रही है, ये है अभिलंब, इसकी यदि पीछे की ओर हटाएगी तो इस कोण, ये कोण क्या मान लिया हमने, R'। अब देखिए इस वाले डायग्राम में जो ये एंगल है, ये वाला एंगल जो है पूरा, और ये वाला जो बाहर का एंगल है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण है। तो ये जो पूरा है, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए अंदर वाला, परंतु ये नीचे का क्या है, नीचे का है आपका R, ठीक है। तो ऊपर का कितना बचेगा, ये पूरा था I में से निचले वाला R हम माइनस कर देंगे तो ऊपर का कितना बचेगा, I माइनस R। इसी प्रकार से ये वाला जो बाहर वाला एंगल है I' और ये वाला जो अंदर वाला एंगल है ये भी किसके बराबर होना चाहिए था, I' के बराबर। अब हमने नीचे का जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना मान लिया, ये जो नीचे का एंगल है ये मान लिया हमने R, तो ये पूरा कितना था, पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक था I', ठीक है, क्योंकि ये और ये वाला एंगल कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ऊपर का यदि हम एंगल देखेंगे तो ऊपर का एंगल कितना बचेगा, इस पूरे I' में से निचले वाला घटा दो R', तो ऊपर कितना बचेगा, I' माइनस R', ठीक है। ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है भाई। ये है आपका डायग्राम, और इसमें क्या करा हमने, यदि जो प्रकाश किरण है ये निर्गत प्रकाश किरण इस तरीके से जारी निकलेगी, यदि से आप पीछे की ओर हटाओगे इस तरीके से लगातार डॉटेड वो जो प्रकाश किरण थी आपतित प्रकाश किरण, यदि से आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये जहाँ भी आपस में एक दूसरे को कट करती है, ठीक है, जहाँ भी आपस में एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, वहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण, इसे किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो जो विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति है, अल्पतम विचलन की स्थिति में से क्या मानते हैं हम, डेल्टा M मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रिज्म का जो पदार्थ है उसके अपवर्तनांक बताना है क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है आपका ये वाला त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसमें जो बाहर का कोण है, बाहर का कोण क्या है आपका, डेल्टा, ये जो है बाहर का कोण अंदर के सामने वाले दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें लिखा एक प्रिज्म कैपिटल ABC है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB और AC है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर PQ प्रकाश किरण आपतित होती है तथा विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया था, तथा अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है, यानी अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर निकल जाएगी, जो ये आपको पिछले वाला डायग्राम में देखे, जाना तो इस तरीके से चाहिए था प्रकाश किरण को, परंतु अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद देखिए आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण I तथा निर्गत किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण निर्गमन कोण I' कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर करने पर उनके बीच में बहिष्कोण विचलन कोण कहलाता है। जो बहिष्कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहलाता है, जो आपको हमने दिखाया था डेल्टा। फिर लिखा है यदि प्रकाश किरण प्रिज्म से निर्गत होने पर अल्पतम विचलित हो तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I तथा निर्गमन कोण I' बराबर होती है। ये होती है इसकी शर्त। अल्पतम विचलन की शर्त क्या होती है, यदि अल्पतम विचलित हो प्रकाश किरणें तो उसके लिए जो आपतन कोण होता है I और जो आपका निर्गमन कोण है I', ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। तो ये देखिए शर्त लिखी है यहाँ पे, शर्त में देखिए क्या लिख रखा है, शर्त में ये लिखा है यहाँ पे, ये जो अल्पतम विचलन के लिए जो होता है आपका डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा M के बराबर, ठीक है। अल्पतम विचलन का मतलब डेल्टा M, इसके क्या लिखते हैं, मिनिमम।
तो आई जो है आपका आपतन कोण वो किसके बराबर होगा, आई डैश के निर्गमन कोण के बराबर। और जो आर है ये भी किसके बराबर होता है, आर डैश के बराबर होता है। अब जो अंदर वाला हमने त्रिभुज आपको बताया था ई क्यू आर, ठीक है, ये क्या है, बाहर का कोण डेल्टा, तो ये अंदर के दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। कौन से त्रिभुज में लिया हमने, त्रिभुज ई क्यू आर में। तो ये जो हमारा डेल्टा है ये किसके बराबर हो गया भाई, ये अंदर का कोण कौन सा है, आई माइनस आर, ये वाला अंदर का कोण कौन सा है, आई डैश माइनस आर डैश, इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब ये वाला आई और ये वाला आई कैसे है, प्लस के हमने दोनों को एक साथ लिख लिया, ये भी आर माइनस का, ये भी आर माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन लेके इन्हें दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, ठीक है। अब अल्पतम विचलन की शर्त क्या थी, अल्पतम विचलन की शर्त होती है डेल्टा बराबर होता है डेल्टा एम, आई बराबर होता है आई डैश और आर बराबर होता है आर डैश के, ये होती है शर्त। तो हमने क्या करा, ये जो आपका आई डैश था इसकी जगह पे हमने रख दिया आई, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, ठीक है। ये जो आर डैश था इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, आर, ठीक है। तो आर और आर क्या हो जाएगा, 2r, यानी आई डैश की जगह पे हमने क्या रखा, आई, ठीक है, और आर डैश की जगह पे हमने क्या रखा, आर। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। ये मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कोण क्यू प्लस आर। देखिए कोण क्यू कहाँ है, कोण क्यू जो है ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्यू और ये वाला कोण आर, क्यू क्योंकि ये कैसा है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब जो है इस पृष्ठ के साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। ऐसा ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके बाद लिखा है कोण ए और कोण एफ, कोण ए ये वाला है और कोण एफ ये वाला है, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए, क्यों, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक चतुर्भुज, कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तो जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिख दिया हमने कोण ए प्लस कोण एफ क्या हो गया, 180, ठीक है। इसे मान लिया हमने पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद लिखा है त्रिभुज क्यू एफ आर। तो देखिए त्रिभुज क्यू एफ आर कहाँ पर है, त्रिभुज है क्यू एफ आर। तो इसमें देखते हैं, एक बार इसे साफ कर लेते हैं, त्रिभुज क्यू एफ आर। तो त्रिभुज क्यू ये वाला है और एफ ये वाला है, आर ये वाला है, यानी त्रिभुज ये वाला है निचले वाला त्रिभुज क्यू एफ आर, ठीक है, क्यू एफ आर। तो ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के बराबर किसके होगा, आपका तीनों कोणों का जो योग है वो होगा 180 के बराबर। कौन कौन सा अंदर, आर है, आर डैश है और ये वाला अंदर कौन है, एफ, ठीक है, आर, आर डैश और एफ। तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, यदि हम इन दोनों समीकरणों को माइनस कर देंगे, ये जो समीकरण फर्स्ट आई थी और जो समीकरण सेकंड है ये माइनस कर देंगे, तो ये पूरी वाली वैल्यू इस वाली समीकरण में से, इस वाले समीकरण में से हमें ये वाली समीकरण घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए एफ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 180 बराबर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करा था, ये वाली समीकरण घटाई थी, आर प्लस क्या था, आर डैश और प्लस क्या था, यहाँ पर था आर डैश और प्लस था आपका एफ, ठीक है। इसमें से हम इसे घटा देते इधर वाली साइड को, यानी माइनस का ए डैश हो जाएगा, तो ये ए ये वाला एंगल और माइनस का एफ वाला एंगल, इधर क्या आता है 180 और माइनस का क्या हो जाएगा 180, ये कैंसिल और माइनस प्लस कैंसिल, तो ये कैसा है माइनस, तो ए इधर आ जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी यहाँ पर ये वाली बात लिखा है, जो ए है आपका इधर आके कैसा हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, इसके बाद इसमें लिखा है जो आपका ये एंगल है ए, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये वाला जो एंगल है यानी आर प्लस आर डैश बराबर किसके हो गया, ए के। अब आप जानते हैं अल्पतम विचलन की शर्त, तो अल्पतम विचलन की शर्त क्या होती है, अल्पतम विचलन की शर्त होती है जो आर डैश है वो किसके बराबर होता है, आर के। तो हमने यहाँ आर डैश की जगह क्या रख दिया, आर और आर कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू यदि निकालोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसका बेस में, ए के बेस में। तो आर बराबर कितना आ गया, a/2। ए क्या था आपका, ए होता है प्रिज्म कोण, ए क्या होता है भाई, ऊपर वाला जो त्रिभुज था हमारा, जो प्रिज्म था, प्रिज्म का कोण जो है ऊपर वाला ये होता है ए, ये था ना ए बी और सी, ये होता है प्रिज्म कोण ए। तो यानी ये जो आर है ये क्या था आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का वैल्यू निकल गया आपका कितना आ गया a/2। इसके बाद हम निकल लेंगे आपतन कोण का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण आया था, पहला समीकरण था डेल्टा एम बराबर 2i प्लस 2i माइनस 2r, ठीक है, 2i माइनस 2r। तो 2r की जगह पे हमने क्या रख दिया a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ए आपका इधर चला गया, ए इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा एम प्लस क्या हो गया ए। अब हमें आई का वैल्यू निकालना है, तो आई के गुणा में क्या है 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा इसके बेस में, ठीक है भाई। तो यहाँ से किसका वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया डेल्टा एम प्लस a/2, डेल्टा एम प्लस a/2। यहाँ से आपका क्या निकल गया, आई निकल गया आपतन कोण, और यहाँ से क्या निकल गया आपका
अपवर्तन कोण r निकल गया। अब हम लगा देंगे यहाँ स्नेल का नियम, ठीक है। प्रिज्म के लिए स्नेल का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि निकल लोगे तो फॉर्मूला लगाओगे स्नेल का नियम। आई का वैल्यू कितना आया था, आई का वैल्यू आया था आपका अभी निकलना अपने वाला क्या था, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ये रहा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। और जो आर का वैल्यू आया था क्या आया था, ए अपॉन 2। यही हमसे पूछा था, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वही हमें निकालना था। बस उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे उन्होंने एन की जगह क्या लिख रखा था, म्यू। तो आप एन की जगह म्यू लिख दो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका आ गया, यही हमसे पूछा था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। यानी इसमें हमें रदरफोर्ड और सोडी का नियम लिखना है और सिद्ध करना है कि n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी होता है। और जहाँ पर यह संकेत है, यानी जितने भी इसमें वर्ड लिखे हैं इन सब का मतलब भी आपको बताना है। तो इसमें लिखा है रेडियो एक्टिव 6 के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें लिखा है इस नियम के अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की जो दर उस क्षण उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्षय हो रहा है, यानी उसका लगातार क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। यानी वो क्या करता है, अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकालता है, ठीक है। तो उसका लगातार क्षय हो रहा है, उससे अंदर से क्या निकल रहे हैं, ये तीनों प्रकार की, दो प्रकार के कण निकलते हैं, अल्फ़ा और बीटा, और तीसरे प्रकार की हमारी किरणें निकलती है, गामा किरणें। तो उसमें मान लिया हमने किसी क्षण जो उपस्थित अविघटित, अविघटित का मतलब वे पार्टिकल जो अभी तक विघटित नहीं हुए, जो अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है, उनकी संख्या जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, क्षय होने की दर। यानी क्षय होने की दर क्या लिखते हैं हम, क्षय होने की दर को लिखते हैं dn अपॉन dt। और वो माइनस माइनस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि लगातार संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है, इसलिए क्या आता है माइनस। माइनस का चिन्ह किस लिए आता है, क्योंकि परमाणु लगातार क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक है। उसमें से परमाणु लगातार घट रहे हैं, उनमें से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकल रही है, ठीक है। वो किसके अनुक्रमानुपाती, उस समय उसमें उपस्थित, उस समय उसमें उपस्थित, उस क्षण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, जो अब तक विघटित नहीं हुए हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रदरफोर्ड और सोडी का नियम। तो यानी हम लिख सकते हैं माइनस dn अपॉन dt बराबर क्या होता है, लैम्बडा n। और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए नियतांक आता है लैम्बडा। और लैम्बडा क्या होता है आपका, लैम्बडा होता है 6 नियतांक, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा था इसे सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो होता है n क्या होता है, n होता है हमारे अविघटित परमाणुओं की संख्या जो बचे हुए हैं, और n0 होता है प्रारंभ में जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना हमने लिया था प्रारंभ में उसके अंदर कितने परमाणु थे, ठीक है। और ये जो लैम्बडा आपको पता चल गया 6 नियतांक, और t क्या है, समय। तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है, तो इसमें लिखा है रदरफोर्ड व सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या होता है, dn अपॉन dt बराबर माइनस लैम्बडा n। अब ये आप सोच रहे हो कि माइनस इधर कैसा आ गया, भाई इधर माइनस है, आप दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो या माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो उसमें क्या होगा, माइनस से गुणा करने पर इधर का तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, या इधर का माइनस आप इधर पहुँचा दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे समाकलन। इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन। जब हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर जो हमें समीकरण मिलती है, देखिए हमें समीकरण मिलती है ये वाली, log en बराबर माइनस लैम्बडा टी और प्लस सी। सी क्या है, सी है समाकलन नियतांक, इसे क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक। अब हम शुरू में देखेंगे जब हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था तब उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी थी। तो इसमें लिखा है यदि क्षण t बराबर 0 पर, यानी जब हमने शुरू में रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितनी है, n0। यानी हम n की जगह क्या लिख सकते हैं, n0 लिख सकते हैं। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या करा, n की जगह क्या लिख दिया, n0, ठीक है। ये माइनस नहीं है, यहाँ क्या है, प्लस ही है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, n0 लिख दिया, ठीक है। और तो देखिए कितना हो गया, log e, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई, log e n0, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या रख दिया, n की जगह n0, क्योंकि प्रारंभ में जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें परमाणु की संख्या कितनी थी, n0। और बराबर इधर वाली वैल्यू ऐसी कैसी, और समय क्या है हमारा, समय है 0। तो यहाँ पे हम t की जगह क्या रख देंगे, 0। तो यदि इसकी आप गुणा करोगे माइनस लैम्बडा की और t की ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी c बराबर क्या बच जाएगा, c बराबर बच जाएगा आपका log e n0। तो c का वैल्यू क्या बच गया, log e n0। अब जो c का वैल्यू log e n0 बचा है, इसे इस वाले समीकरण में ही रख देंगे, जो आपकी समीकरण पहली थी इस वाले समीकरण में यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो लगा पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो वैल्यू आया आपका c का, इसे समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने क्या करा, इसे समीकरण 1 में रख दिया, यानी उधर क्या था हमारा
log ई एन बराबर माइनस लैम्बडा टी और प्लस सी की जगह हमने क्या लिख दिया log ई एन 0। अब हम इसे इधर ले आए इस वाली साइड में, यदि हम इसे इधर ले आओगे इस वाली साइड में तो कैसे हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस का था, इधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस का, यानी log एन माइनस log ई एन 0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं, यानी हमने क्या करा, हम इसे इधर ले आए, इधर ले जाने के बाद ये कैसा हो गया माइनस का, और इधर बच गया माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, अब आपको पता होगा लोग में यदि माइनस में होते हैं तो ना हम क्या लिख सकते हैं, भाग में भी लिख सकते हैं, यानी यदि भाग में है तो हम इन्हें ऐसे माइनस में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इन्हें दोनों को भाग में लिख लिया, यानी हम लिख सकते हैं log ई एन अपॉन एन 0। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचा माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, अब यदि हमें इस log ई को हटाना है इधर से, यदि हम इसे इधर ले जाए तो ये हो जाता है हमारा ई की पावर, जो भी इधर हमारी संख्या लिखी है, जो कुछ भी लिखा है वो इस ई की पावर के रूप में आ जाता है। ठीक है, यदि हम इधर से log हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इधर जाने के बाद ई की पावर इधर क्या है माइनस लैम्बडा टी, तो इधर हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। अब एन 0 गुणा इधर कर दो तो एन बराबर क्या आ गया एन 0 ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा था अर्थ क्या है, तो देखते हैं अर्थ क्या लिखा है। एन क्या है, एन होता है आपका क्षण टी पर तत्व में परमाणुओं की संख्या, जो हमारा रेडियोएक्टिव पदार्थ है उस पर टी समय के बाद कितने परमाणु है उसके अंदर। ठीक है, और एन 0 क्या है, क्षण टी बराबर 0 पर तत्व में परमाणुओं की संख्या, यानी जब हमने शुरू में तत्व लिया था तब उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी थी। और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा आपका 6 नियतांक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश में कहा है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S प्राप्त कीजिए, जहां P Q R व S चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध है। तो ये है हमारा चित्र। ठीक है, चित्र में हमने क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसमें जो है हमारा समांतर चतुर्भुज, उसमें हमारा प्रतिरोध है P और ये है Q। ठीक है, ये है R और ये है S। ठीक है, और ये एक बैटरी लगी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखी है सेल, इससे क्या हो रही है वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा जैसे ही इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ वैद्युत धारा इस वाली स्थिति में जाएगी इस वाली भुजा में, और कुछ वैद्युत धारा इस वाली भुजा में जाएगी। अभी इन्होंने कहा है कि संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, ये जो धारा मापी है, ये जो हमारी कुंजी से ऑन करने के बाद भी इस वाली भुजा में यानी धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, तो यानी इस वाली भुजा में कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये वैद्युत धारा जो I1 है इस तरीके से इस वाली भुजा से जाते हुए Q में को होकर के फिर वापस इस तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, ऐसे ही जो Q2 है, ये जो हमारी I2 वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है और S में से होते हुए इस तरीके से फिर से यहाँ पे दोनों धारा आके मिलेगी, तो फिर से क्या हो जाती है I वैद्युत धारा, क्योंकि जो I वैद्युत धारा से ही बनी थी I1 और I2, तो जब ये आपस में यहाँ पे आके मिलेगी तो I1 और I2 किसके बराबर होगी, I के ही बराबर होगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है माना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I जो संधि ए पर, ठीक है यहाँ पे हमारा पॉइंट है ए पर, जो संधि ए पर विभाजित होकर खंड ए बी सी डी में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें खंड ए बी सी डी कहाँ पर है। तो देखिए इसमें ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे बी और ये है सी और ये है डी। ठीक है, जैसे मैं कहा है विभाजित होकर ये ए बी सी यानी इस तरीके से प्रवाहित होगी ए बी सी, तथा खंड ए डी सी यानी ए डी और सी इस तरीके से प्रवाहित होती है के रूप में I2 के रूप में प्रवाहित होती है। विकर्ण बी डी के बीच धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, यानी इसमें कोई वैद्युत धारा नहीं पहुंचती है। ये क्या है आपका बी और डी क्या है, एक विकर्ण। अब इसमें लिखा है पास, इसमें लगाने थे हमें किरचॉफ के नियम। साफ साफ कहा गया है कि किरचॉफ के नियम से हमें यूज करते हुए ये निकालना है कि हमारा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। ठीक है, तो हमें किरचॉफ के नियम लगाने हैं। तो किरचॉफ का नियम हमने पास पहले में लगाया, पास है हमारा A B D A, कौन सा है A B D A, यानी इस वाले पास में हमने ये नियम लगा दिया इस वाले पास में। ठीक है, इस वाले पास में से पास 1 मान लिया और इसे पास 2 मान लिया। ठीक है भाई, तो देखते हैं कौन से पास में नियम लगाया। तो जो पास में नियम लगाया आपका पास है ये वाला 1 पास, ठीक है, ये है दूसरा पास। तो यानी इस तरीके से इस वाले पास में ये नियम लगाया किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई, यानी इस पास के अंदर जितनी वैद्युत धारा है उनका उस वैद्युत धारा और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में गुणनफल का जो योग है
वो उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। ठीक है, अब इसमें देखिए जो P1 है आपका, जो आपका P है, ये वाला जो P है, ये वाला जो P है, P में कौन सी धारा है, I1 धारा। ठीक है, और ये है R, R में कौन सी धारा है, I2 धारा। ठीक है, दोनों में अलग अलग धारा है, तो इसीलिए कैसे है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या आता है, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम I1P और माइनस I2R बराबर। इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ रही, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ रही, तो इसलिए हमारी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा E क्या होगा, 0। तो यानी अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा I1P माइनस I2R, इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। इसी तरीके से हमने पास 2 में लगाया। पास 2 कौन सा है, BDCB, ये वाला पास है BDCB। ठीक है, ये वाले पास में हमने लगाया BDCB। तो इसमें लगा कि किरचॉफ का नियम यही, सिग्मा क्या है, IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, जो आपका Q है इसमें कौन सी धारा है, I1 धारा है, तो इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, Q यानी I1 Q, और ये क्या है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये नीचे पूरा का पूरा कैसा है भाई, माइनस। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, I2S बराबर 0, क्योंकि इसमें भी कोई हमारी बैटरी नहीं जुड़ रही। तो अब हमने क्या करा, जो समीकरण इसे मान लिया 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर दिया डिवाइड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर दो डिवाइड। समीकरण 1 में क्या था, इधर था आपका I1P माइनस I2R, इधर था आपका I1Q माइनस I2S। ठीक है, और बराबर था 0, तो दोनों को डिवाइड कर दिया और अलग अलग लिख दिया, I वाले एक साथ और I2 एक साथ। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका R/S जो है ये कैसा है, माइनस का, ऐसे इधर लिया और कैसा हो जाएगा, इधर जाने के पास प्लस का। तो आपका आ गया P/Q बराबर R/S। यही चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वें का क्या, इसमें का आयाम मॉड्यूलित वोल्टेज E का मान E बराबर 150 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.5 कोस 3250 t और कोस 5 गुणा 10⁵ t से दिया जाता है। तो गणना कीजिए मोडुलक आवृत्ति तथा वाहक आवृत्ति ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, तो ये समीकरण हमें दिया है, इस समीकरण की हम तुलना कर देंगे अपनी मूल समीकरण से। मूल समीकरण क्या होते हैं, E बराबर EC 1 प्लस MA कोस ओमेगा MT, और बाहर क्या आता है, कोस ओमेगा CT। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी मोडुलक आवृत्ति। तो मोडुलक आवृत्ति जो होती है इसे लिखते हैं हम FM से, यानी हमें ओमेगा M की तुलना करनी पड़ेगी। तो ओमेगा M की जगह पर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3250। ठीक है, तो ओमेगा M की जगह क्या लिखा है, 3250। हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ओमेगा का फॉर्मूला था 2πf। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है M, तो फॉर्मूला 2πfm। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 3250। तो हमें क्या करना है, ये जो 2π इसकी गुणा में इसे बेस में ले लेंगे। 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 1625। ठीक है, ऊपर क्या था 3250, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 1625। अब 1625 को हम किससे काट देंगे, 3.14 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.14 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा 517.5 हर्ट्ज। कितना आ गया, 517.5 हर्ट्ज। ये आ गई हमारी मोडुलक आवृत्ति। इसके बाद हमसे पूछा था वाहक आवृत्ति बताइए, तो अब हम किसकी तुलना कर देंगे, यहाँ से देख लेंगे हम। इस वाले समीकरण में हमारा ओमेगा C की जगह क्या लिख रहा है, 5 गुणा 10⁵5। ठीक है, तो ओमेगा C का वैल्यू कितना होगा, 5 गुणा 10⁵5। तो ये वाली बात हमने लिख दी यहाँ पे। जो आपका वाहक आवृत्ति है, वाहक आवृत्ति होती है FC, तो ओमेगा C का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुणा 10⁵5। ठीक है, तो हम इसकी जगह फॉर्मूला खोल देंगे 2πfc बराबर कितना हो गया, 5 गुणा 10⁵5। यदि हमें FC का वैल्यू निकालना है तो 2π बेस में जाना पड़ेगा। 2 और पाई का वैल्यू कितना आता है, 3.14। ठीक है, हमने क्या करा, ये जो यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 10⁵5, हमने इसकी 2 जीरो इसके साथ लिख लिया 5 के साथ, तो ये कितना हो गया 500, और यहाँ कितनी बच जाएगी 10⁵3। ठीक है, अब हमने 2 से काट दिया, 500 कितनी बार कटेगा, 250 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा भाई, 250 बार कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा, अब बच गया 250 गुणा 10⁵3 और बटा पाई का वैल्यू कितना था, 3.14। यदि से आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा ये 79। ठीक है, यानी 79.6 और गुणा 10⁵3 हर्ट्ज। अब जो 10⁵3 हर्ट्ज है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम किलो हर्ट्ज। यानी यदि हमें पावर यहाँ से हटानी तो हमें क्या लिखना पड़ा, किलो हर्ट्ज। तो हमारा FC यानी वाहक आवृत्ति कितना आ गया, यह आ गया 79.6 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यही हमसे पूछा था। अब देखते हैं 5वें का ख, इसमें लिखा है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनाद
आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी अनुनादी आवृत्ति के लिए हमें व्यंजक भी प्राप्त करना है और ये बताना है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो देखिए वैद्युत अनुनाद में क्या लिखा है, एलसी परिपथ या प्रत्यावर्ती परिपथ की वह स्थिति जिसमें एल सी यानी एक्सएल व एक्ससी के मान बराबर होते हैं। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है प्रेरण प्रतिघात, एक्ससी होती है धारतीय प्रतिघात, ठीक है। यानी एलसी परिपथ या फिर एलसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वह स्थिति जिसमें आपका एक्सएल और एक्ससी के मान क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, तथा वैद्युत धारा का मान प्रतिबाधा के शून्य होने के कारण कैसा हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो वैद्युत परिपथ या वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो ऐसा परिपथ या ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति। इसमें लिखा है साफ साफ, एलसी परिपथ की वह स्थिति जिसमें एलसी यानी एक्सएल व एक्ससी के मान बराबर होते हैं, वैद्युत धारा का मान प्रतिबाधा के शून्य होने के कारण अनंत हो जाता है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें है श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालनी है अनुनादी आवृत्ति। तो देखिए इसमें क्या लिखा है आगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होते हैं, इसमें लिखा वह LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज तथा परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा समान कला में होते हैं तथा आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाते हैं। ये परिभाषा पूछी हुई है इसीलिए हमने परिभाषा आपको दिखाई है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए डायग्राम क्या है, इसमें R यानी प्रतिरोध जुड़ा है, C यानी धारिता जुड़ी है और L क्या है, आपका प्रेरकत्व भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये है आपका AC का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसका जो समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। तो देखिए जो हमारा इसमें डेरिवेशन है प्रेरण प्रतिघात के लिए, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है हमारा एक्सएल और जो हमारी धारिता प्रतिघात होती है एक्ससी, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में जो होते हैं, अनुनाद की स्थिति में इन दोनों का वैल्यू होता है बराबर, यानी श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात क्या होते हैं, आपस में बराबर। यानी हमने लिख दिया एक्सएल बराबर क्या लिख दिया, एक्ससी। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 ओमेगा सी, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो ओमेगा है ओमेगा को इधर ले आए और एल को बेस में ले आए, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और एल बेस में चला गया, सी पहले से ही बेस में था तो वो क्या हो गया 1/LC, ठीक है। अब हमने इस पर रूट चढ़ा दिया, तो रूट यानी इसका स्क्वायर यहाँ से हटा के इस पर क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। अब हम ओमेगा का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, ठीक है, क्या होता है 2πf। तो हमें क्या निकालनी थी, आवृत्ति, तो हमारा 2π कहाँ चला जाएगा, बेस में, तो यानी फॉर्मूला आ गया f बराबर 1/2π√LC। और f क्या है, f है अनुनादी आवृत्ति। यही डेरिवेशन हमसे पूछा था कि अनुनाद की स्थिति में हमें अनुनादी आवृत्ति बतानी है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए हमें क्या बतानी थी, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। ये है हमारा डेरिवेशन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गया है 5वें का। इसमें कहा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान कितना होता है और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान कितना होगा। तो हमें क्या दिया है, वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS का वैल्यू दे रखा है, जो कितना दिया है 100√2 वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर का शिखर मान कैसे निकल लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो VRMS है इसका फॉर्मूला होता है V0/2। V0 क्या होता है हमारा, V0 होता है शिखर मान। तो हमें शिखर मान का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए शिखर मान का वैल्यू हम कैसे निकल लेंगे, हमें VRMS का वैल्यू दिया है 100√2, V0 हमें निकालना है और अपॉन क्या है √2, तो √2 की गुणा इधर कर देंगे हम, ये कर दिया 100√2 गुणा √2 की गुणा करके कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो 100 गुणा 2 कितना आ गया 200, तो ये आ गया हमारा शिखर मान। तो शिखर मान कितना आ गया V0 बराबर 200 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, पूरे चक्र के लिए जो वोल्टेज है उसका औसत वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अर्धचक्र के लिए क्या होता है, इसे लिखते हैं VM1 से, M का मतलब है मीन यानी औसत वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है 2V0/π, ठीक है। 2V0 का वैल्यू कितना आया था हमारा 200/π, ठीक है। तो प्रथम अर्धचक्र के लिए तो कितना आ गया 400/π। अब दूसरे अर्धचक्र के लिए क्या होता है VM2 बराबर माइनस 2V0/π, ठीक है। तो V0 का वैल्यू कितना था 200, तो ये रख दिया 2 गुणा 200 बराबर कितना हो गया 400, आ गया -400/π। यदि पूरे चक्र के लिए देखना तो इन्हें दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो पूरे चक्र के लिए क्या होता है VM बराबर VM1 + VM2। VM1 का वैल्यू कितना आता है 400/π,
Vm2 का वैल्यू कितना है 400 माइनस 400 बटा पाई, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा Vm यानी औसत वैल्यू जो होता है पूरे चक्र के लिए कितना होता है 0 होता है, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा, इसमें लिखा है भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इनकी परिभाषाएं दीजिए। तो भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या होते हैं, तो देखिए इसमें लिखा है भू चुंबकत्व के अवयव। इसमें पहला है भू चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। तो कितने अवयव होते हैं भू चुंबकत्व के? 3 अवयव। सबसे पहला है हमारा दिग्पात कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है दिग्पात कोण में, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण, ठीक है। भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिग्पात कोण कहलाता है, और इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा पहला अवयव। इसके बाद है दूसरा अवयव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा अवयव। इसमें लिखा नमन या नति कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डीप। इसमें क्या लिखा? स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है वह नमन या नति कोण कहलाता है, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप स्वतंत्रतापूर्वक कोई सुई लटका दोगे चुंबकीय सुई, तो वो क्षैतिज दिशा के साथ जितना भी एंगल बनाती है वो एंगल ही क्या कहलाता है? आपका नमन या नति कोण, और इसे किससे लिखते हैं? थीटा से। ये नोट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछ रखा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, चुंबकीय अक्ष पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। जो चुंबकीय अक्ष होती है उस पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं आगे आपका तीसरा घटक। तो देखिए तीसरा घटक हम क्या रहेगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक, ठीक है। ये है आपकी चुंबकीय सुई स्वतंत्रतापूर्वक जो लटकी है क्षैतिज के साथ जितना भी एंगल ड्रॉ कर रही है क्षैतिज के साथ, ये एंगल क्या कहलाता है? आपका नति कोण, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा इसका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है एन पोल से साउथ पोल की ओर, ठीक है, यानी एन से साउथ पोल की ओर इस तरीके से है। तो हमने जो इसका चुंबकीय घटक ऐसे घटकों में तोड़ लिया, जो चुंबकीय आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है बीच, हमने क्या कर लिया? घटकों में तोड़ लिया। तो घटक में तोड़ लिया, ये क्या हो गया? क्षेत्रीय घटक, और ये क्या हो गया? इसका लंब घटक, ठीक है। इसे बोलते हैं क्षैतिज दिशा में क्षेत्रीय घटक, और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होता है? लंब घटक। तो जो क्षेत्रीय घटक है इसे लिख लिया हमने एच से, और जो लंब घटक है इसे लिख लिया किससे? वी से। तो आपका जो क्षेत्रीय घटक है, क्षेत्रीय घटक आ जाएगा एच बराबर बी कोस थीटा, और जो लंब घटक है लंब घटक आ जाएगा आपका वी बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं चित्र से। चित्र में क्या लेगा? पृथ्वी का क्षेत्रीय घटक क्या है? एच बराबर बी कोस थीटा। ऐसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। और पृथ्वी का जो चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक है वी बराबर क्या है? बी साइन थीटा। इसे मान लिया समीकरण हमने सेकंड, और दोनों क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी समीकरण सेकंड बटा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड क्या था? वी बराबर बी साइन थीटा लिख दिया, वी बराबर बी साइन थीटा, और बटा एच बराबर बी कोस थीटा, ठीक है। बी से इधर बी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन थीटा। तो ये आ गया आपका वी अपॉन एच बराबर टेन थीटा। हमें क्या निकालना था यहाँ से? थीटा, यानी नति कोण का वैल्यू। तो यदि नति कोण का वैल्यू निकाल लेगी तो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स वी अपॉन एच, ठीक है। वी क्या है आपका? क्षेत्रीय घटक, और एच क्या है? वी क्या है आपका? ऊर्ध्वाधर घटक, और एच क्या है आपका? क्षैतिज घटक। इसके बाद जो आपकी समीकरण पहली थी, समीकरण पहली क्या थी भाई? समीकरण थी एच बराबर बी कोस थीटा। समीकरण दूसरी क्या थी? वी बराबर बी साइन थीटा। इन दोनों का क्या करें हम? वर्ग करके जोड़ देंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा है हमने, समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी? एच स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। तो बराबर बराबर वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? यहाँ से बी का। यदि हमें बी का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ये इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर, ये किस पे चढ़ जाएगा? रूट के रूप में इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यानी इसका बी का वैल्यू हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ से निकल के आ गया। चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसके तीनों घटक अपने चेक कर लिया, यानी देख लिया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें कहा हाई गेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, यानी हाई गेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है लिखना है, और इसके आधार पर प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या भी करनी है, ठीक है।
तो देखिए हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रकाश संबंधी कई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हाइगेन्स ने अपने तरंग सिद्धांत में कुछ सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। इसकी निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। ये परिकल्पनाएं आपके याद होनी चाहिए। तो देखिए पहली परिकल्पना क्या लिखी है इसमें, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। मान लिया कोई प्रकाश स्रोत है, उससे जो तरंगे निकलती है माध्यम में, तो उससे क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, जिससे वो किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। यानी पहला जो इनका पॉइंट है, पहली जो परिकल्पना है, वो वास्तव में क्या है, तरंगाग्र की ही परिभाषा दी गई है। ठीक है, यदि हम किसी क्षण उसी माध्यम में एक पृष्ठ खींचते हैं तो वो जो काल्पनिक पृष्ठ है उस पर उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हो गए, जितने भी कण हो गए, यदि वे कंपन की समान कला में है तो ऐसा पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी परिकल्पना। इसमें लिखा है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रति एक कण नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकल जाती है। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन्हीं नई तरंगिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगे चलती है। यानी जिस चाल से प्राथमिक तरंगे चलती है उसी चाल से ये वाली तरंगे जो द्वितीयक तरंगिकाएं है, ये जो निकली है, ये भी चलती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, किसी क्षण, इसमें लिखा है, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये है, देखिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत सोर्स, इससे जो तरंगे निकल करके चल रही है इस तरीके से, हमने क्या करा है, एक पृष्ठ खींच दिया इस तरीके से, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो जो गोलीय पृष्ठ है, अब ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं हर एक गोले के बीच में, ठीक है, ये है आपके कण, ये जो है कंपन की समान कला में है। तो ये जो पृष्ठ है, ये पूरा जो पृष्ठ है, ये वाला जो पूरा पृष्ठ है, ये पूरा का पूरा पृष्ठ क्या कराएगा, आपका तरंगाग्र। अब जो इससे प्रकाश तरंगे निकलेगी इस तरीके से जो निकलेगी, ये होगी द्वितीयक तरंगिका। यानी ये जो हर एक कण है, ये हर एक पार्टिकल भी किसका कार्य करेगा, ये हर एक पार्टिकल भी कार्य करेगा आपका प्रकाश स्रोत की जैसे। यानी प्रकाश स्रोत से भी सभी दिशाओं में क्या निकल रही थी, तरंगे, इससे भी सभी दिशाओं में तरंगे निकलेगी। यदि अब आप इन पर भी एक पृष्ठ खींच दोगे तो ये जो होगा नया पृष्ठ कहलाएगा, यानी नया तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, ये जो तरंगे निकली है इन पार्टिकल्स से, ये जो तरंगिकाएँ है, ये कहलाती है द्वितीयक तरंगिकाएँ। ठीक है, ये हमने एक गोलीय तरंगाग्र खींच करके दिखा रखा है, यहाँ पर समतल तरंगाग्र खींच करके दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसमें लिखा है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी घटना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जब प्रकाश तरंग किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अन्य मार्ग से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, तो परावर्तन की स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये होता है हमारा परावर्तन का नियम। यानी ये वाली चीज़ हमें हाइगेन्स का नियम यूज़ करके सिद्ध करके दिखानी है। तो देखते हैं इसमें, ये है इसके लिए डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये तरंग आई है, ये तरंग इस तरीके से आई है, ये होता है समतल तरंगाग्र, आकर के टकरा के इस तरीके से चली गई है। ठीक है, ये होता है आपका तरंगाग्र ये। तो इसमें देखते हैं चित्र में क्या लिखा है। चित्र अनुसार समतल तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ x डैश पर I कोण पर आपतित होता है। क्षण t बराबर 0 पर तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक पृष्ठ x डैश को स्पर्श करता है। तरंगाग्र की चाल v है, जो तरंगाग्र है आपका पहले माध्यम में, इसकी चाल क्या है, v है। तरंगाग्र के बिंदु B डैश को परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। जैसा इसमें दिखाया गया है, आपको कितना समय लगा, यानी ये जो बिंदु है आपका
ये जो बिंदु है बी डैश को कहाँ तक पहुँचने में, ए डैश तक पहुँचने में, यानी ये जो आपका बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट, इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, टी समय लगा। ये है तरंगाग्र ए बी, ठीक है। ये किससे टकराता है, ए और ए डैश पॉइंट से टकराता है, यानी इस तरीके से आता है, इस तरीके से समतल तरंग चलता आता है। तो पहले यहाँ पे टकरा जाएगा पहले ही, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम क्या मान लिया, टी टाइम लगा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है जैसे जैसे ए बी आगे बढ़ता है वह ए व ए डैश के बीच आने वाले सभी या अन्य बिंदुओं से टकराता है, जिससे इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलने लगती है। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है, क्योंकि सबसे पहले ए पॉइंट पे टकराया था तरंगा का, तो इसीलिए उसी से द्वितीयक तरंगिकाएँ सबसे पहले निकलेगी, जो टी समय में ए बी डैश दूरी तय करती है और बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को क्या करा, केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का गोलीय चाप खींचते हैं तथा बिंदु ए डैश से बी डैश पर स्पर्शी रेखा खींचते हैं। और यह जो स्पर्शी रेखा है आपकी, लिखा है स्पर्शी रेखा, ये जो स्पर्शी रेखा है सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगी, अतः यह परावर्तित तरंगाग्र होगा। तो देखिए इसमें क्या करा है चित्र में, ये है चित्र, इसे अच्छे से एक बार समझते हैं, ठीक है। ये जो है आपका इस तरीके से ये तरंगाग्र आया है, तरंगाग्र इस तरीके से आया है लगातार, तरंगाग्र आया तो पहले देखिए यहाँ पर ए पॉइंट से टकराया, तो इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, वो समय क्या मान लिया हमने, टी समय, ठीक है। ये तरंगाग्र क्या है, ए बी तरंगाग्र मान लिया, ये ए बी तरंगाग्र है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट ए से टकराएगा तो द्वितीयक तरंगिका इसी से सभी दिशाओं में निकलेगी। हमने पूछ लिया ये एक तरंगिका है, हमने सोच लिया एक तरंगिका है ये वाली, ये तरंगिका है कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, ये पहुँच गई आपकी ए से बी डैश तक, ठीक है। अभी ए से बी डैश तक पहुँच गए तो हमने क्या करा, ए को केंद्र मान करके बी डैश पर यहाँ पर एक चाप लगा दिया, इस चाप पे हमने एक स्पर्शी रेखा खींच दिया, ये क्या है आपका ए बी डैश, ठीक है। तो ये जो है ये सभी इससे जितनी भी तरंगिकाएँ निकलेगी इन सबको क्या करेगा, टच करेगा, यानी इन सब तरंगिकाओं से ये क्या करेगा, टच करेगा, यानी ये जितनी भी तरंगिकाएँ है इस ए और बी डैश से होकर के ही गुजरेगी, इसलिए ये जो है आपका पृष्ठ ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा तरंगाग्र, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ये जो हमारा पॉइंट है, यानी ये वाला जो हमारा तरंगाग्र है, इसे यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यानी बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट से ए डैश पॉइंट तक, यानी यहाँ से और यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगा। देखिए पहले तो ये वाला है हमारा, इधर से इधर गया, यानी ये जो बी है ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, इसे कितना समय लगा, फिर ये है इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो ये समय देखते हैं हम, यानी समय के साथ साथ दूरी भी देखते हैं हम, वास्तव में तो हमें दूरी चेक करनी है कितनी लगी। तो देखिए फिर से हमने डायग्राम लिया है, सुविधा के लिए बार बार ऊपर न जाना पड़े। इसमें लिखा तरंगाग्र के बिंदु ए द्वारा बी डैश तक जाने में तय दूरी, ये है आपका बिंदु ए, यानी ए से बी डैश तक जाने में दूरी कितनी होगी। तो दूरी का फॉर्मूला था दूरी बराबर 4 गुना समय। तो दूरी कितनी है आपकी ए बी डैश, और 4 कितनी थी इस वाले माध्यम में बी, ठीक है, और इनटू समय कितना लग रहा था टी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया दूरी यानी ए बी डैश बराबर वी टी। तरंगाग्र के बिंदु बी द्वारा ए डैश तक जाने में, यानी जो पॉइंट है हमारा बी, इसे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, समय कितना लगा है हमारे टी। तो अब देखिए दूरी कितनी होगी, दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, कितनी होगी, बी ए डैश बराबर 4 गुना समय, ठीक है, 4 गुना समय। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, चूँकि ए यानी बी ए डैश और ए बी डैश दोनों का वैल्यू क्या है बराबर, यहाँ पर क्या है वी टी, यहाँ पर क्या है वी टी, यानी दोनों क्या हो गया बराबर, यानी ये वाली भुजा जितनी होगी उतनी ही ये वाली भुजा भी होगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये दोनों भुजा कैसी है बराबर। अब ये ऊपर का कौन क्या है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है ए डैश, ये दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज आपका कहलाता है सर्वांग त्रिभुज, यानी इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। और ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यानी ये वाले जो आपकी दूरियाँ है दोनों क्या आएगी बराबर। तो लिखा है त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में जो आपका एंगल है, एंगल कौन सा है भाई, एंगल है ए बी ए डैश और एंगल है ए बी डैश ए डैश, ये कैसे है, समकोण, यानी ये वाले जो एंगल है ऊपर की, ये वाले एंगल कैसे है, समकोण है। फिर लिखा है भुजा ए डैश कैसी हो, बेनिष्ठ, यानी ये वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुज में, यानी त्रिभुज आपका ये वाला हुआ, इसमें भी यही भुजा,
और त्रिभुज ये वाला हुआ, इसमें भी ये वाली भुजा, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। इसमें लिखा है अतः त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश दोनों सर्वांगसम है। तो इनका ये वाला जो कोण है, ये वाला जो अंदर का कोण बचा हुआ है, ये वाला कोण भी कैसा होगा, बराबर, यानी आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, इसमें सिद्ध करनी थी। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डैश में लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्ष स्थिति में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो या वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। इसमें देखिए क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य, कभी कभी पेपर में अनुदैर्ध्य स्थिति में भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें माना कोई वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी निर्वात में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल ओ से अक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यहाँ से यहाँ तक का एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। इसका ये मिडिल पॉइंट है जो क्या है, ओ है। इससे हमें स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट है पी, जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें इसका एक सिरा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और दूसरा सिरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। यानी ये है, हमने ए मान लिया नेगेटिव चार्ज वाला और बी मान लिया आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। और जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो टोटल लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक वो होती है 2l। तो यानी यहाँ से और यहाँ तक, यानी ए से और ओ तक की दूरी कितनी होगी, l, और ये भी कितनी होगी, ओ से और बी तक की दूरी l, l प्लस l कितना होगा, 2l, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रति एक आवेश से ये जो बिंदु है आपका, प्रति एक आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो प्रति एक आवेश से हमें यदि बिंदु P की दूरी देखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये है आपका -q आवेश, इससे यदि दूरी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी आपकी r में क्या कर दो, l और जोड़ दो, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, r प्लस l, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी आपकी r में से आप क्या कर दो, l माइनस कर दो, तो ये किस आ जाएगी, प्लस q से आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। यानी प्लस q से दूरी कितनी है, r माइनस l, और माइनस q से आपकी दूरी कितनी है, r प्लस l, ठीक है। तो अब आप देखोगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी पहले देखेंगे हम -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और फिर देखेंगे प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब देखते हैं इससे पहले हम दिशा क्या होगी इसकी। तो हम यदि इसके कारण देख रहे -q के कारण, ठीक है, -q के कारण यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे, सबसे पहले इन्होंने देख रखा भाई +q के कारण। तो देखिए +q के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर, ठीक है। यहाँ पे हम एक आवेश की परिकल्पना करते हैं, ठीक है, बिंदु, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ कैसा हो जाएगा, परिमाण के कारण माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। यहाँ कैसा है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, यानी अंदर की ओर। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा कैसी आई, विपरीत। जब हम नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलनी है तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो इसके डेरिवेशन में देखिए क्या है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा आपका, E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0q/r²। r यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, r का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, r - l का क्या कर देंगे, स्क्वायर। और दिशा क्या है इसकी, BP, यानी B से P की ओर इसकी दिशा है। उसके बाद लिखा है -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, E2 वेक्टर बराबर 1/4πε0q/r + l², क्योंकि जो आपकी -q था, -q से दूरी कितनी थी, r + l थी, उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा को P से A की ओर, ठीक है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, इसीलिए हमें यदि तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे हम, E1 - E2, ठीक है, E1 - E2। E1 का वैल्यू क्या था आपका, 1/4πε0q/r - l², और माइनस क्या आ जाएगा, 1/4πε0q/r + l², ठीक है। अब हमने क्या करा, q/4πε0 हो तो आगे इन दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 1/r - l², और यहाँ पर बच गया -1/r + l², ठीक है। इन दोनों क्या कर लिया हमने, लेसे ले लिया, लेसे ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, r² - l², ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर देंगे और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, r² + l² + 2rl, ठीक है। हम इसे इधर ले जाएंगे और इसकी
होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, माइनस 2RL होगा। तो यदि हमें माइनस 2RL करना है तो हम बाहर क्या है यहाँ पर माइनस, तो जो माइनस का था वो प्लस, जो प्लस का था माइनस, तो यह हो जाएगा आपका आर हो जाएगा माइनस, आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का और एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और जो अंदर है ये वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी प्लस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोनों तरफ कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका यहाँ पे 4RL, ठीक है, 4RL, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2RL और यहाँ पे भी क्या है 2RL, 2RL कितना होता है 4RL, और जो Q है Q को हमने यहाँ लिख लिया अंदर इसकी गुणा में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें देखिए अब हमने क्या करा, भाई इसमें ये जो आपका फार्मूला होता है, अब हमने क्या करा इसमें जो ये लिखा था आपका 4RL में से 2L तो हमने लिख लिया Q के साथ, और जो 2R बचा इसे लिख लिया अलग। अब ये होता है आपका फार्मूला किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू 12, तो यानी Q इंटू 12 की जगह हमने क्या लिख दिया P, ठीक है। और ये क्या था 2R, 2 हमने आगे लिख लिया और R लिख लिया यहाँ पे पीछे, तो यानी E का फार्मूला आ गया E बराबर 1/4π/0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो L है ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव में जो L होता है बहुत छोटी वैल्यू। अब इसका भी आप स्क्वायर करोगे, मान लीजिए ये है आपका पॉइंट, ये है आपका 0.03, अब इसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटी वैल्यू आएगी, कितना होगा 0.0009, ठीक है। यानी ये वैल्यू कैसी है, बहुत छोटी वैल्यू है, और यदि इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो और भी छोटा वैल्यू आ जाएगा, तो इसीलिए एल स्क्वायर को क्या कर देंगे यहाँ से छोड़ देंगे। तो छोड़ने पे यहाँ पे क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर, और उसके बाहर भी क्या है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2 दूनी 4, ठीक है। एक से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो पावर बचेगी हमारी आर की 3, ठीक है। तो यानी हमारा फार्मूला आ गया E बराबर 1/4π/0, E बराबर 1/4π/0 और 2P/R³, 2P/R³ जो होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। चलो ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, आगे का जितना भी बचा हुआ है पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है। हम क्या कैसे कर रहे हैं, 3 लेक्चर में अपना पूरा अनसोल्ड कवर कर रहे हैं, इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, यदि आपको एक साथ ही देखना हो तो एक लेक्चर कंबाइन करके भी इन सब का आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि आपको अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इसमें इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।